हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लॉट 3 के क्वांट के सारे क्वेश्चंस। राइट। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई एरर है या किसी सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास फेसबुक ग्रुप भी है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। So let's start now. Here is the first question. तो देखो, ये क्वेश्चन बेस्ड था हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पे। तो आई होप आप सबको कंडीशन पता होगी। सो लेट्स से इफ देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस, अगर दो लीनियर इक्वेशंस है, लेट्स से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ओके, वेयर c1 इज द कांस्टेंट। ऐसी अगर एक दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। राइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं? आप देखें, जो x के कोफिशिएंट का रेशियो है, x के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है, y के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो है। राइट। इफ ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू ईच अदर, अगर ये सब आपस में बराबर है, सो वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो दिस इज द कंडीशन वी हैव टू यूज। तो अगर हम इसको यूज करें, सो फ्रॉम हेयर वी कैन से, राइट, एक्स का कोफिशिएंट अगर आप देखो, यहाँ 1 है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है a+5। सो 1/a+5, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू वाई के कोफिशिएंट का रेशियो। तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पहली वाली इक्वेशन में 1 है, और दूसरी वाली इक्वेशन में इट इज b² - 15। दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन में 4 है, और दूसरी इक्वेशन में इट इज 8/b। ओके, 4/8b। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी। ठीक है, तो आप देखो, पहले तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन बी के टर्म्स में, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट क्वाड्रेटिक। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, 4/8b को हम लिख सकते हैं 1/2b। सो नाउ इफ आई यूज दीज टू इक्वेशंस, सो 1/2b इज इक्वल टू 1/b² - 15। So from here, students, we'll get b² - 15 is equal to twice of b. Right, so we'll have a quadratic equation, b² - 2b - 15 is equal to 0। यहाँ से हमारे पास b की दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, b-5 आ जाएगा और b+3 आ जाएगा। तो b की एक वैल्यू 5 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3। बट वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ a इंटू बी, है ना। तो अब यहाँ देखो, आप b की दो पॉसिबिलिटीज आ गई। नाउ टू फाइंड a, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, है ना, अगर मैं 1/a+5 और 1/2b को इक्वेट कर दूं, 1/a+5 is equal to 1/2b. So from here I can say that twice of b is equal to a+5. Now mind you, we have two possible values of b. अगर तो मैं b को 5 पुट करता हूं, है ना, अगर मैं b को 5 पुट करता हूं, so we'll have 10 here, a will be equal to 10 - 5, a की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। तो ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी है, जब हमने b को 5 पुट किया तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। Now, if I put b is equal to -3 in this equation, if I put b is equal to -3, in that case, students, you can see we'll get -6 is equal to a+5, okay, and a will be equal to -6 - 5, that is -11। तो एक ये दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास a और b की। Now we have to find maximum of a into b. In this case, we are getting 5 into 5, that is 25, and here we are getting -11 into -3, that is 33। तो maximum क्या है? 33। 33 is the करेक्ट आंसर। ओके, आई होप इसका सॉल्यूशन सबको क्लियर है। लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, लेकिन देखो यार, अगर इसमें आप एक एक स्टेप लिखोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। कुछ शॉर्टकट्स अगर आप अप्लाई कर पाओ तो आप जल्दी कर पाओगे। हमने क्लासेस में भी अपनी डिस्कस किया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मान लो इस तरह से इक्वेशन होती है कि x+1/x इज इक्वल टू k, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि x² + 1/x² विल बी इक्वल टू k का स्क्वायर -2। अगर आप इसको ऐसे यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आप जल्दी कर पाते हैं। Similarly, I have also told you, if x+1/x is, let's say, equal to k, and we have to find x³ + 1/x³,
है ना? तो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं, उसमें काफी टाइम लग जाता है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू के का क्यूब माइनस 3 टाइम्स के। राइट, आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। Anyway, let's come to the question now. We have x to the power 8 plus 1 by x to the power 8 is equal to 47. We have to find x raised to power 9 plus 1 by x raised to power 9. देखो अल्टीमेटली हमें पहले x plus 1 by x निकालना ही पड़ेगा, तभी हम x raised to power 9 plus 1 by x raised to power 9 निकाल सकते हैं। Now see, ये x रेज टू पावर 8 किसका स्क्वायर है? x रेज टू पावर 8 स्क्वायर है x रेज टू पावर 4 का, और ये है 1 बाय x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर। वैसे मैं पूरा लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को। तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय x रेज टू पावर 4, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं, है ना, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं, सो आई विल गेट x रेज टू पावर 8 प्लस 1 बाय x रेज टू पावर 8, है ना, एंड along with it I'll get plus 2. Now see, we know this value x raised to power 8 plus 1 by x raised to power 8, which is 47. So I can say that this will be equal to 47 plus 2, which is 49. यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x4 plus 1 by x4 की, है ना। स्क्वायर करने पे 49 आ रहा है, और ऑलरेडी गिवन है कि x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो वैसे तो क्योंकि x रेज टू पावर 4 अपने आप में ही पॉजिटिव है ना, तो 49 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा, सो वी हैव टू टेक 7, राइट, वी कैनॉट टेक -7। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूं, सो विल गेट एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2, एंड अगेन वी नो दिस वैल्यू, this is given to us as 7. So from here students we'll get x square plus 1 by x square is equal to 7 plus 2 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, which comes out to be 3। तो ये हमारे पास x square plus 1 by x square आ गया। Again, now using x plus 1 by x का whole square. Now I'll write directly, this is equal to x square plus 1 by x square plus 2. So 3 plus 2 is equal to 5. From here we'll get x plus 1 by x is equal to root of 5. माइंड यू आप नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि x पॉजिटिव यहाँ गिवन है। नाउ वी हैव x plus 1 by x as root 5 and we need x raised to power 9 plus 1 by x raised to power 9. Now students, you can directly use this shortcut which I have told you. अब यहां से मैं सीधा निकाल सकता हूँ x cube plus 1 by x cube. x cube plus 1 by x cube will be equal to root 5 का cube minus 3 times root 5, okay, which comes out to be 5 root 5 minus 3 root 5, which is 2 root 5. अब अगर मैं इसका क्यूब कर दूं x cube plus 1 by x cube, तो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, राइट। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x raised to power 9 plus 1 by x raised to power 9, है ना, विल बी इक्वल टू 2 root 5 का क्यूब minus 3 times 2 root 5, okay, minus 3 times 2 root 5. Now students, if you see, this is 2 ka cube is 8, root 5 is 5 root 5, so this is 40 root 5. 40 root 5 minus 6 root 5 is equal to 34 times root 5. A very lengthy question, लेकिन आप काफी steps skip कर सकते हैं अगर आपको shortcuts आते हैं, else it is a lengthy question. So 34 root 5 is the correct answer. I hope this is clear to everyone. Let us see the next question now. ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में यार एक छोटा सा चेंज है। यहाँ पर 2 रेज टू पावर x प्लस 17 बाई 2 आएगा। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो यार, पहली चीज तो इसमें गिवन है कि ए बी सी एपी में है, तो आई होप आप सबको पता है कि अगर 3 टर्म्स एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू दी फर्स्ट टर्म प्लस दी थर्ड टर्म। ठीक है। अब देखो, आप क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज आती हैं लॉग्स की। अब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म देखें, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लॉग है एंड बेस इज सेम। तो बेस चेंजिंग रूल अगर मैं अप्लाई करूं तो सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर x माइनस 9 विद बेस 4, एंड थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर x प्लस 17 बाई 2 विद बेस 4। अब देखो, बेटर क्या रहेगा कि क्योंकि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों में लॉग आ रहा है, आप पहले टर्म को भी लॉग के टर्म्स में लिख लें। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट लॉग ऑफ एनी नंबर विद सेम बेस इज 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 लॉग ऑफ 4 विद बेस 4। अब आप सबको पता है 1/2 पावर में चला जाएगा, तो 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट, दैट वुड बी 2। तो पहला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 विद बेस 4। अब मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, है ना, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस दी थर्ड टर्म। अब इसका ट्वाइस करूंगा तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं
लॉग ऑफ इसका ट्वाइस करेंगे ना, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो ये 2 पावर में आ जाएगा. सो वील गेट लॉग ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 9 का होल स्क्वायर विद बेस 4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस द थर्ड टर्म, है ना. थर्ड टर्म है लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर x प्लस 17/2 विद बेस 4. राइट हैंड साइड पे भी स्टूडेंट्स अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, लॉग ए प्लस लॉग बी विच इज लॉग ए बी. वील गेट लॉग ऑफ 2 टाइम्स 2 रेज टू पावर x प्लस 17/2 विद बेस 4. आप देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह लॉग है और बेस भी सेम है, लॉग लॉग कैंसिल कर सकते हैं हम. सो फाइनली वील गेट 2 टू द पावर x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x विच इज 2 टू द पावर x प्लस 1, या 2 इंटू 2 टू द पावर x ही रहने देते हैं, और 2 इंटू 17/2, 2 इंटू 17/2 इज 17. देखो बेस्ट क्या रहेगा, आप ट्वाइस रेज टू पावर एक्स को कोई वेरिएबल पुट कर लो, है ना. अगर मैं y पुट कर दूं 2 रेज टू पावर एक्स की जगह, सो वील गेट y माइनस 9 का होल स्क्वायर, सो दैट इज y का स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81, and right hand side would now become 2 into y, 2y plus 17. Now we have a quadratic equation here. We'll get y square minus 20y plus 64 is equal to 0. I hope आप लोग फैक्टराइज कर लेंगे 16 और 4 में. y की दो वैल्यूज आ जाएंगी 4 एंड 16. Now mind you y हमने लिया था 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x की वैल्यू आ रही है 4 और 16. ओके 2 रेज टू पावर x की वैल्यू आ रही है 4 और 16. अब प्लीज ध्यान दें, हमने क्लासेस में भी चीजें सीखी हैं, वी कैनॉट फाइंड लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर. अब देखो 2 रेज टू पावर एक्स की जगह 4 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आप 2 रेज टू पावर एक्स की जगह 4 पुट करोगे तो लॉग ऑफ -5 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. दैट मींस 2 रेज टू पावर एक्स की वैल्यू डेफिनेटली 16 होगी. सो कहने से सेकंड टर्म वुड नाउ बी लॉग ऑफ, इसकी जगह 16 पुट कर दिया, विल गेट लॉग ऑफ 7 विद बेस 4. और फर्स्ट टर्म क्या है, लॉग 2 विद बेस 4. मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दूंगा, तो सेकेंड टर्म इज log 7 बेस 4 एंड फर्स्ट टर्म इज log 2 बेस 4. प्रॉपर्टी अप्लाई करी log a माइनस log b की, दैट इज log ऑफ a by b. सो विल गेट log ऑफ 7/2 विद बेस 4. दिस इज द करेक्ट आंसर. काफी लेंदी क्वेश्चन है, बट इस बारी सारे ही क्वेश्चन ऐसे टफ आए हैं. वी हैड टू वर्क हार्ड टू सॉल्व ईच क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, अब ये भी थोड़ा ट्रिकी था और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली था. So it is given that m and n are two positive integers. There are exactly 41 integers greater than 8 raised to power m and less than 8 raised to power n. तो इनके बीच में exactly 41 integers हैं and they can be expressed as power of 2. Very important. जितने भी 41 terms बीच में आ रहे हैं उन सबको हम 2 की पावर समथिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं. Now we have to find smallest value of m plus n. अब देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है अगर m प्लस n की, तो हमारा एम क्या होना चाहिए, हम m को छोटे से छोटा रखें, है ना. अभी m देखो छोटे से छोटा कितना हो सकता है, क्योंकि m पॉजिटिव है तो छोटे से छोटा 1 हो सकता है. तो 8 रेज टू पावर n इज बेसिकली 8 रेज टू पावर 1, है ना. m की जगह मैंने 1 पुट कर दिया. सो आई कैन से 8 रेज टू पावर 1 और 8 रेज टू पावर n, इसके बीच में 41 इंटीजर्स आने चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2. अब अगर आप ध्यान दो, ये भी 2 की पावर समथिंग है, ये भी 2 की पावर समथिंग है ना. तो 8 बेसिकली क्या है, 8 का मतलब है 2 का क्यूब, है ना. और इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3n, 2 की पावर 3n. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 41 इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 क्यूब एंड लेस देन 2 टू द पावर 3n. तो डेफिनेटली जो फर्स्ट इंटीजर इनके बीच में आएगा ना, इनके बीच में जो फर्स्ट इंटीजर आएगा, दैट हैज टू बी 2 टू द पावर 4. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. ऐसे ही सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म वुड बी 2 टू दी पावर 5. हमें 41 चाहिए, तो 41st टर्म आप निकाल सकते हो सब लोग. आई होप आप लोग सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे. सो दैट वुड बी 2 टू दी पावर 44. नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम 2 टू दी पावर 4 till 2 to the power 44, these are 41 integers between these two terms. So कहने से this is definitely 2 raised to power 45. मतलब जो आखिरी वाला टर्म है 2 raised to power 3n, that is 2 to the power 45.
है ना, क्योंकि ये 2 क्यूब होगा और ये 2 की पावर 45 होगा, तभी तो बीच में 41 इंटीजर्स आएंगे. So students, now we know that 3n is equal to 45. That means n is equal to 15. मतलब m को हमने 1 लिया है तो n हमारा 15 आ गया. So what is the value of m plus n? 16 is the correct answer. I hope सबको clear है. Let us see the next question now. ये डुएबल क्वेश्चन था मेरा मानना है, और हम लोगों ने ये सब चीजें क्लास में भी सीखी हैं. ज्यादातर सबको ही पता होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. नाउ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 15 इंक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ, मतलब टोटल फैक्टर्स 15 कह रहे हैं वो. सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स. तो स्टूडेंट्स, अब 15 फैक्टर्स पहले तो कैसे बन सकते हैं? 15 फैक्टर्स एक तरीका तो ये है, इफ वी आर यूजिंग अ सिंगल प्राइम नंबर, ओके, इफ वी आर यूजिंग अ सिंगल प्राइम नंबर, इट्स पावर हैज टू बी 40. It will give you 15 factors. Smallest such number, okay, smallest such number is 2 to the power 14, which is a very huge number. देखो 2 raised to power 10 होता है 1024, फिर 2 raised to power 11 2048, है ना, फिर 2 raised to power 12 4096, फिर उसका डबल करेंगे 2 raised to power 13 आ जाएगा, which is 8192, फिर उसका डबल करूंगा तो 16384 आ जाएगा, है ना. तो ये तो स्मॉलेस्ट में नहीं आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ व्हाट इज द अदर वे टू गेट 15 फैक्टर्स? वी कैन यूज टू प्राइम नंबर्स. अगर दो प्राइम नंबर यूज करें तो 15 फैक्टर्स कैसे आएंगे? 15 इज 5 इंटू 3, राइट? 15 इज 5 इंटू 3. अब ये 5 और 3 कब आए? जब पावर में आपने 1 ऐड किया है, तो मतलब एक की पावर 4 होगी और दूसरे की पावर 2 होगी. और दिस इज द वे यू कैन गेट 15 फैक्टर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ए एंड बी आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स, ओके, डिफरेंट प्राइम नंबर्स. हमें छोटे से छोटे निकालने, तो सबसे छोटा केस क्या हो जाएगा? ए की जगह आप 2 पुट कर दें, so 2 raised to power 4 into 3 का स्क्वायर, राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी 16 into 9 144. अभी देखो एग्जाम में काफी लोगों ने क्या गलती करी, सेकेंड टर्म उन्होंने क्या ले लिया, 2 raised to power 4 into 5 का स्क्वायर ले लिया. नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस, दिस कम्स आउट टू बी 400. बट माइंड यू, इससे छोटा केस तो ये वाला पॉसिबल है जब आप 2 और 3 को इंटरचेंज करते हैं ना, 2 और 3 को इंटरचेंज करते हैं, मतलब 3 की पावर को 4 ले लें और 2 की पावर को 2 ले लें. दिस इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर. So 81 into 4, 81 into 4 is 324. हमें इन दोनों का सम निकालना है. So adding this, we'll get 468. वेरी गुड क्वेश्चन. गलती होने के चांसेस थे इसमें, काफी लोगों ने गलती करी भी है. आई होप ये सबको क्लियर है. लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो इस क्वेश्चन में देखो गिवन है, लेट n बी एनी नेचुरल नंबर सच दैट 5 रेज टू पावर n माइनस 1 इज लेस देन 3 रेज टू पावर n प्लस 1. काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. देखो लेफ्ट हैंड साइड में बेस बड़ा है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से बड़ी हो जाएगी. तो पहले हम ये देखेंगे कि n की किन वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है. देखो क्लासेस में भी मैंने आपको कितनी बार बोला कि आप लोगों को 5 रेज टू पावर 6 या 3 रेज टू पावर 6 इन सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए. Now, if you see, when you put n is equal to 1, it will satisfy this equation, right? Because 3 ka square is greater than 5 की power 0. Similarly, n is equal to 1, 2, 3, 4, 5. 5 is also going to satisfy because 3 raised to power n plus 1. If n is equal to 5, this would become 3 raised to power 6. And 5 raised to power 5 minus 1 will become 5 raised to power 4. And 3 raised to power 6 is definitely greater than 5 raised to power 4. Now see, you cannot take n is equal to 6. Once you put n is equal to 6, then this inequality won't satisfy. तो n की जो वैल्यूज पॉसिबल है वो 1 से लेकर 5 तक है. तो ये तो इजी पार्ट है. आगे देखो क्या गिवन है. वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m दैट सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी फॉर ईच वैल्यू ऑफ n. अब अगर आप चाहते हो कि वो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, राइट, m की एक ऐसी वैल्यू जो n की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करे, तो यू हैव टू टेक द बिगेस्ट वैल्यू ऑफ n. सबसे बड़ी वैल्यू n की 5 है ना. तो अगर मैं n की जगह 5 पुट करूं, सो विल गेट लेफ्ट हैंड साइड 3 रेज टू पावर 6. नाउ 3 रेज टू पावर 6 इज लेस देन 2 रेज टू पावर n प्लस m, है ना. n की जगह तो 5 पुट किया हमने, तो 5 प्लस m. अब आपको पता होना चाहिए कि 2 रेज टू पावर विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर 6.
अब देखो 3 रेज टू पावर 6 तो कितना है, 729 है ना। और हमें ये भी पता है कि 2 रेज टू पावर 9 होता है 512, so we have to take 2 रेज टू पावर 10, so that means this will be 2 रेज टू पावर 10। तो यहां से हमें पता लग गया कि 5 प्लस m की वैल्यू 10 होगी, है ना। तो यहां से मेरे पास m की लीस्ट वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इट वाज इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, तो कई लोगों को टफ लगा होगा, अदरवाइज इट वाज अ डुएबल क्वेश्चन। देखो बहुत कम ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो डुएबल थे, ये उनमें से था एक। एनीवे क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 persons ए बी एंड सी इन अ रूम। इफ डी जॉइंस एवरेज रिड्यूसेस बाय x kg, पर अगर डी की जगह ई ने ज्वाइन किया होता तो एवरेज बढ़ जाती 2x है। अब आप सबको पहले तो यार देखो ये समझना है कि अगर आप चाहते हो कि आप कम से कम स्टेप्स में क्वेश्चन कर पाओ, तो यू शुड बी एबल टू विजुलाइज कि वो कह रहे हैं अगर डी ज्वाइन करेगा तो एवरेज कितने से कम होगी, एक्स से कम हो गई। लेकिन अगर ई ने ज्वाइन किया होता तो एवरेज बढ़ जाती 2x से। कहने से चेंज इन दी एवरेज, एक जगह एवरेज एक्स से कम हो रही है, दूसरी जगह एवरेज 2x से बढ़ रही है, दैट मीन्स चेंज इन दी एवरेज इज ऑफ 3x। चेंज इन द एवरेज इज ऑफ 3x। ठीक है, आई होप ये सब लोग समझ पा रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर ये भी गिवन है कि e की वैल्यू d से ज्यादा है ना, e माइनस डी इज 12, दैट मीन्स e इज ग्रेटर देन d। अच्छा, तो अगर पहले केस में मैं एवरेज की बात करूं, पहले केस में एवरेज की बात करूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कहने से अगर जब d ने ज्वाइन किया होगा तो एवरेज विल बी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। दिस इज द एवरेज इफ d joins. But if E joins, then the average would be A plus B plus C plus E by 4। तो जब E ने ज्वाइन किया तो ये एवरेज है, जब D ने ज्वाइन किया तो ये एवरेज है। कहने से चेंज इन दी एवरेज, उनके बीच का जो एवरेज का डिफरेंस है दैट इज ऑफ 3x। तो बस हम यार इक्वेट कर सकते थे, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 3x। अब आप देखो यार, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, राइट। सो फाइनली वील बी लेफ्ट विथ E माइनस डी बाय 4 इज इक्वल टू 3x। e माइनस डी की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज 12, सो 12 बाय 4 इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 3x। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 1। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके यार देखो, अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप इसको सिर्फ वैल्यूज लेके करें तो इजीली हो जाता है, इसमें कोई एलिगेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। हमने पहले भी ये चीजें डिस्कस करी हैं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो या सिर्फ परसेंटेज गिवन है, कहीं भी एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन है, तो यार वेरिएबल अवॉइड करनी चाहिए। सो दिस वाज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस यू कुड हैव एज्यूम्ड एनी वैल्यू एंड सॉल्व। अनिल मिक्सेस कोकोआ विथ शुगर in 3:2 to make A and coffee with sugar 7:3 to make B. He combines A and B in the ratio of 2:3। वेरी इंपॉर्टेंट, A और B का रेशियो हमें गिवन है 2:3। तो मान लेते हैं A की वैल्यू 200 है, कुछ भी ले सकते हो आप, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। B की जगह मैंने ले लिया 300, है ना। तो अगर मैं A की बात करूं तो कोकोआ कितना हो जाएगा उसमें, कोकोआ वुड बी 3/5 ऑफ 200 विच इज 120। शुगर वुड बी 2/5 ऑफ 200, दैट विल बी 80। ऐसी अगर मैं बी की बात करूं, बी में कॉफी और शुगर है और टोटल 300 है, तो कॉफी वुड बी 7/10 ऑफ 300 विच इज 210, एंड शुगर वुड बी, रिमेनिंग वुड बी शुगर, 300 माइनस 210 दैट इज 90। फर्दर इट इज गिवन, नाउ दिस इज सी, ओके, ये पूरा अपने आप में सी है ना, टू मेक सी 2:3 का रेशियो गिवन है, ये पूरा अपने आप में सी है। ही मिक्स्ड सी विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिल्क। अब ध्यान रहे ये टोटल क्वांटिटी 500 है, राइट, दिस टोटल इज 500 विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिल्क, तो मतलब उसने मिल्क भी 500 ऐड कर दिया, इसमें मिल्क भी 500 ऐड कर दिया। तो कहने से टोटल नाउ बिकम्स 1000, टोटल नाउ बिकम्स 1000। और हमसे पूछ रहे हैं शुगर कितना होगा परसेंटेज की टर्म्स में। शुगर इज 80 प्लस 90, 80 प्लस 90 इज 170, सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इनटू 100। So students, if you calculate this, 000 gets cancelled with 000, 17 is the correct answer। ये भी क्वेश्चन यार डुएबल था, कर सकते थे, थोड़ी कैलकुलेशन है बट कंसेप्ट वाइज इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट।
Let us see the next question now. Okay, students. So in this question, it is given a shopkeeper purchases cloth at rupees 100. He also gets 5 centimeter free for 100 centimeter. He sells at 110. Also gives 95 centimeter instead of 100. If he gives 5% discount, find the profit percentage. देखो इतनी सारी कंडीशंस हैं, बेस्ट रहेगा आप इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से करें, आप काफी जल्दी कर पाओगे। तो पहला स्टेप क्या है, आप कॉस्ट प्राइस को 1 मान लो, बेस्ट है कॉस्ट प्राइस को 1 मान। फर्स्ट कंडीशन कहती है ही गेट्स 5 सेंटीमीटर फ्री फॉर 100 सेंटीमीटर, दैट मींस वी कैन से ही इज गेनिंग 5 ओवर 100, है ना। उसने पैसे 100 के दिए और उसको सामान मिला 105 का, तो उसको 5 का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए पे, राइट। सो प्रॉफिट हुआ 1/20 का, बिकॉज देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1/20, आई कैन से देर इज एन इंक्रीज ऑफ 1/20। नेक्स्ट इट इज गिवन ही सेल्स एट 110। अब 100 की चीज 110 में बेच रहा है, 100 की चीज 110 में बेच रहा है, मतलब अभी 10 का प्रॉफिट 100 पे हुआ, so which is 1/10 increase, right, because there is a profit. He gives 95 instead of 100। अभी देखो पैसे वो 100 के ले रहा है, सामान 95 का दे रहा है, so he is gaining 5 over 95 now, which is 1/19, so increase of 1/19। लास्ट में देखो क्या गिवन है, he gives 5% डिस्काउंट, मतलब उसने 100 पे 5 का डिस्काउंट दिया, 100 पे 5 का डिस्काउंट दिया। नो बिकॉज ही हैज गिवन डिस्काउंट ऑफ 5 ओवर 100 विच इज 1/20। अब क्योंकि डिस्काउंट है, दैट मीन्स एक तरीके से शॉपकीपर का लॉस है, सो वील यूज अ डिक्रीज साइन हियर। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट अप्लाई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। देखो पहले केस में 1/20 का इंक्रीज है, कोई भी चीज अगर 1/20 से बढ़ती है, दैट मीन्स इट बिकम्स 21/20। एनीथिंग इंक्रीजेस बाय 1/10 बिकम्स 11/10। Anything increases by 1/19 becomes 20/19। Anything decreases by 1/20 becomes 19/20। आप देखो ये फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाएगी। 2019 19/20 गेट्स कैंसिल्ड, वील हैव सेलिंग प्राइस 231/200। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी है, मेरे पास सेलिंग प्राइस भी है, तो यहां से मेरा प्रॉफिट आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 31/200। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, profit which is 31/200 divided by cost price which is 1 into 100, 15.5 is the correct answer। I hope ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो यार ये क्वेश्चन देखो, अगर आप इसको बिना ऑप्शंस के करोगे ना, तो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। देखो यार, कई सवालों में ऑप्शंस इसीलिए दिए होते हैं कि आप ऑप्शंस का यूज करें और उसका फायदा उठाएं। If you solve this using options, you can solve it very quickly। Let us see this। Population in 2020 is 1 lakh। 2021 में पॉपुलेशन Y% से कम हो गई, और 2022 में X% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2022 की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज्यादा है, एंड इट इज गिवन मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 10%। देखो यहां से काफी चीजें क्लियर हो रही हैं कि क्योंकि पहले डिक्रीज है y% का और फिर इंक्रीज है x% का, फाइनल वैल्यू इज ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू, राइट। तो ये तो हम श्योरली कह सकते हैं कि एक्स वाई से बड़ा हो, है ना। एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू 10, क्योंकि यार अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं होगा तो फाइनल वैल्यू 1 लाख से बड़ी नहीं आएगी। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू फाइंड मिनिमम ऑफ 2021, मिनिमम ऑफ 2020। सबसे बढ़िया तरीका आप ऑप्शन यूज करें। अगर हम पहला ऑप्शन यूज करें कि अगर ये 2021 की वैल्यू है, तो यहां से मैं कह सकता हूं y की वैल्यू 26 हो जाएगी, क्योंकि अगर 1 लाख से 74,000 आगे, दैट मींस y इज 26, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 26%, दैट मींस x विल बी नाउ 36%। अब मैं देख लेता हूं कि अगर मैं 74,000 को 36% से इंक्रीज कर दूं, है ना, दैट मींस 74,000 इंटू 1.36। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। तो अब यहां पर क्या वैल्यू आ रही है, क्या ये वैल्यू 1 लाख से बड़ी आएगी? लेट्स कैलकुलेट इट। दिस कम्स आउट टू बी 100640। तो यार ये 1 लाख से तो बड़ा आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्या ये मिनिमम है?
वी डोंट नो, वी हैव टू चेक अदर ऑप्शंस एज वेल। देखो अगले ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 74,000 इज सेटिस्फाइंग एंड इट इज लेस देन 75,000, तो ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 72,000, राइट। अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेके चलूं तो क्या आंसर आ रहा है? अब देखो अगर 72,000 है, दैट मीन्स डिक्रीज कितने का हुआ होगा? 28% का हुआ होगा। अगर डिक्रीज 28 का हुआ है तो दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू 38। अब अगर मैं 72,000 को 38% से इंक्रीज कर दूं, दैट मीन 72,000 इंटू 1.38, क्या ये 1 लाख से बड़ा आ रहा है? पहले ये चेक करते हैं। नो, इट इज कमिंग आउट टू बी 99,360। इट इज लेस देन 1 लाख, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। लेट्स टेक दी नेक्स्ट ऑप्शन नाउ स्टूडेंट्स। 73,000 मतलब 27 का डिक्रीज हुआ। अगर 27 का डिक्रीज हुआ दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज ऑफ 37%। नाउ इफ आई इंक्रीज 73,000 बाय 37%, let's see what is the value we are getting. We are getting 100,010। ये भी 1 लाख से बड़ा आ रहा है, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मुझे तो मिनिमम निकालना है। सो स्टूडेंट 73,000 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सबको क्लियर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, students. So in this question, it is given boat A takes 2 hours to reach downstream from port A to port B and takes 3 hours to return to A. पहले इस इंफॉर्मेशन को यार देखो यूज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, बोट की स्पीड को x मान लेता हूँ। ठीक है, बोट की स्पीड को x मान लेता हूँ और पानी की स्पीड को y मान लेता हूँ। तो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अभी डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। सो x प्लस वाई इज द स्पीड, टाइम इज 2। ये हमारा आ गया डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, डाउनस्ट्रीम स्पीड इनटू टाइम। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड इज x माइनस वाई एंड टाइम इज 3। अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ जाएगा। बी वेरी केयरफुल, वील गेट द रेशियो। सो कहने से वील गेट x प्लस वाई इज टू x माइनस वाई, रेशियो कम्स आउट टू बी 3:2। अगर मैं x प्लस वाई को 3 मान लू, है ना, जो रेशियो है मैंने वही स्पीड मान ली, तो x माइनस वाई 2 आ जाएगा। अब देखो इसमें एक तकलीफ होगी आपको कि x और y की जो वैल्यू आएगी ना वो डेसिमल में आएगी। x कम्स आउट टू बी 2.5, y कम्स आउट टू बी 0.5। थोड़ी यार अगर आप चाहते हो ना कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो यार इसमें बेस्ट तरीका रहेगा कि आप डबल कर दो, है ना। मतलब आप एक ऐसी वैल्यू ले लो x और y की जो इंटीजर्स में हो। तो मैं डबल कर दिया, मैंने x की स्पीड, बोट की स्पीड 5 ले ली और पानी की स्पीड मैंने 1 ले ली। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये सबको क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट ये मैंने 5 ले ली, और स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिस इज 1। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिस्टेंस, क्योंकि अगर मैंने स्पीड अपनी मर्जी से मानी है तो डिस्टेंस भी अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो कहने से डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 5 प्लस 1 दैट इज 6 एंड टाइम वाज 2 आवर्स, सो 5 प्लस 1 इंटू 2 दैट मीन्स 12 किलोमीटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस मैंने 12 मान ली है। आप चाहो तो यहां भी पुट कर सकते थे 5 - 1 इंटू 3, दैट वुड ऑल्सो गिव यू 12 किलोमीटर्स। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन फर्दर? देर इज अनदर बोट which takes 6 hours to reach from B to A and A to B। तो अभी इसको भी आने और जाने में अब 6 घंटे लग रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ बोट्स एंड रिवर स्ट्रीम इज कांस्टेंट। व्हाट विल बी द टाइम टेकन आवर स्लो बाय द स्लोअर बोट टू रीच फ्रॉम ए टू बी। तो अभी जो स्लो वाली बोट है, अब स्लो वाली बोट तो ऑब्वियसली ये वाली है, क्योंकि यार इसको 6 घंटे लग रहे हैं आने जाने में ना, और इस वाली बोट ने तो 2 घंटे और 3 घंटे, इसने 5 घंटे ही लिए थे, तो ये हमारी स्लोअर बोट है। हमें इसका टाइम निकालना है डाउनस्ट्रीम। अब देखो इस बोट की स्पीड तो आपको पता नहीं है। अब इस बोट की स्पीड को मैंने मान लिया ए। ओके, इस बोट की स्पीड को मैंने मान लिया ए, और पानी की स्पीड वही है जो हमने यहां ली है, पानी की स्पीड है 1। तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर, टोटल टाइम इज गिवन 6 आवर्स, टोटल टाइम इज गिवन 6 आवर्स। डिस्टेंस वी नो इज 12 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। तो कहने से डाउनस्ट्रीम के केस में जो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी? ए प्लस 1। और अपस्ट्रीम के केस में टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मींस a - 1। स्टूडेंट्स, दिस टोटल टाइम इज गिवन टू अस एज 6 आवर्स।
अब यार ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो आप देखो ये 12 तो कॉमन ही है ना, और यहाँ पर 6 है, 6 इंटू 2 इज 12, सो आई कैन से दैट विल गेट ट्वाइस ऑफ 2 अपॉन a प्लस 1 प्लस 2 अपॉन a माइनस 1, है ना, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, जैसे आपको ठीक लगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इन द न्यूमरेटर वील हैव ट्वाइस ऑफ a, in the denominator we'll have a square minus 1 is equal to 1/2। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी यार, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं। ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर -4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रूट्स निकालने का। माइनस ऑफ b इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर -4, इसी -4 का स्क्वायर या 16 हो गया, राइट। -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू 1 इंटू -1 दैट वुड बी +4, तो ये √20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ 1 विच इज 2। नाउ स्टूडेंट्स यू कैनॉट टेक 4 माइनस √20, क्योंकि फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, तो हमें ये वाला केस लेना पड़ेगा 4 प्लस √20/2। 2 तो देखो यार ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है ना, ट्रू ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस, नाउ दिस इज 2 √5, तो ये 2 प्लस √5 आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 2 प्लस √5। ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ये हमारी बोट की स्पीड आ गई, जो स्लो वाली बोट है उसकी स्पीड 2 प्लस √5। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टाइम टेकन इन आवर्स बाय द स्लोअर बीट टू रीच फ्रॉम ए टू बी। अभी ए टू बी जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, ए टू बी का मतलब क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम जाने में, राइट। तो डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस इज 12, स्पीड कितनी हो जाएगी 2 प्लस √5 प्लस 1, 2 प्लस √5 प्लस 1 इज 3 प्लस √5। नाउ स्टूडेंट्स इफ यू रैशनलाइज, ऊपर और नीचे मैंने 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ इफ यू सी द डिनोमिनेटर बिकम्स 4, 4 into 3 is 12, we'll have 3 into 3 minus √5। सो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफी टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन था, राइट। आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे देर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है यार। यार इस क्वेश्चन में अब गिवन है कि गौतम एंड सुहानी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 20 days। गौतम वर्क्स एट ओनली 60% of his efficiency, सुहानी has to work at 150% of her usual efficiency to compensate। बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि वैसे तो वो लोग नॉर्मल एफिशिएंसी से 20 दिन में काम करते हैं, लेकिन अगर गौतम 60% एफिशिएंसी से काम करेगा, देन सुहानी हैज टू वर्क एट 150% एफिशिएंसी टू कंप्लीट दी वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज। एक काम करते हैं, गौतम की एफिशिएंसी को मान लेते हैं x यूनिट्स पर डे, सुहानी की एफिशिएंसी को ले लेते हैं y यूनिट्स पर डे। नॉर्मली देख 20 days, so total work would be 20 times x plus y। Now, if Gautam works at only 60% of his efficiency, that means 3/5 of his efficiency, that means 3 by 5x every day. Suhani is doing 150%, so that means 3y by 2 every day. They still take 20 days। कहने से टोटल वर्क इज सेम इन बोथ दी केसेस, हमने इक्वेट कर दिया। देखो 20 तो कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वील गेट 2x/5 इज इक्वल टू y/2। ठीक है, 2x/5 इज इक्वल टू y/2। यहां से x और y की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा विच इज 5/4। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डेज इन विच फास्टर वर्कर विल कंप्लीट दी वर्क। कहने से टोटल वर्क इज 20 टाइम्स x प्लस वाई, हमने एफिशिएंसीज को उनकी 5 और 4 ही मान लिया, तो टोटल वर्क वुड बी 20 टाइम्स 5 प्लस 4, दिस इज द टोटल वर्क। अब फास्टर वाला यही काम कितने दिन में करेगा, फास्टर वाला इज डूइंग 5 यूनिट्स एवरी डे, सो डिवाइड बाय 5, वील गेट 4 into 9, 36 days। 36 is the correct answer। I hope ये सबको क्लियर है। Let us see the next question now। ओके स्टूडेंट्स, अब यार ये क्वेश्चन ना बहुत कैलकुलेटिव था, लेकिन था ये एपी का ही क्वेश्चन। अब देखो अगर आप ए वाली सीरीज की बात करूं, मैं एन की जगह 1 पुट करूं तो पहला टर्म आ गया 54। नाउ बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग बाय मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का डिफरेंस है ना, अगला टर्म हो जाएगा 54 प्लस 8, 62 प्लस 8 70 एंड सो ऑन। अगर बी वाली सीरीज देखो, वहां जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 का है, पहला टर्म
98 plus 4, है ना, 98 plus 4 which is 102, then 106, then 110 and so on. We have to find sum of all the common terms. अब लास्ट टर्म निकाल लेते पहले, n is less than equal to 100, तो अगर n की जगह 100 पुट करूं तो पहली सीरीज का लास्ट टर्म 846 और दूसरी सीरीज का लास्ट टर्म 498. बस कॉमन टर्म्स का सम निकालना है. देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी कैट में आया था, लेकिन तब डायरेक्ट सीरीज गिवन थी, बस आपको यहाँ सीरीज बनानी थी. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमन टर्म. पहला कॉमन टर्म कौन सा, पहला कॉमन टर्म. तो यू कैन सी दिस सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ 3 डिजिट नंबर. तो आप सीधा ये देखो ना, पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो इस सीरीज में आए. अब इस सीरीज को आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पर 8 8 का डिफरेंस है हर जगह, है ना, हर जगह 8 8 का डिफरेंस है. अगर 8 8 का डिफरेंस है, आप डिफरेंस से डिवाइड करो किसी भी टर्म को इस सीरीज के, आप 8 से डिवाइड करें क्योंकि डिफरेंस 8 है. इन एवरी केस यू विल नोटिस रिमाइंडर इज सेम. इन एवरी केस यू विल नोटिस रिमाइंडर इज सेम. तो आप देखो 8 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर 8 से डिवाइड करने में रिमाइंडर आ रहा है 6 का, यहाँ भी 8 से डिवाइड करने में रिमाइंडर आ रहा है 6 का. तो हम कह सकते हैं दिस सीरीज इज ऑफ द फॉर्म एनी मल्टीपल ऑफ 8, है ना, एनी मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 6. ये आप 8 से डिवाइड करें और 6 का रिमाइंडर आ जाए. तो अब हम देख लेते हैं पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो इस फॉर्म का है. तो पहला 3 डिजिट का नंबर इस फॉर्म का तब आएगा जब हम k की जगह 12 पुट करेंगे. इफ यू पुट 12 यू विल गेट 12 into 8 96 plus 6 which is 102. 102 वो पहला 3 डिजिट का नंबर है जो इस सीरीज में आएगा एंड विच इज कॉमन टू बोथ दी सीरीज. तो पहला टर्म आ गया 102. आई होप आप सबको पता है अगला टर्म कौन सा होगा. अगला टर्म वो वाला होगा. पहले आप देखें दोनों सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है. पहली सीरीज में कॉमन डिफरेंस है 8 8 का, दूसरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस है 4 का. राइट, तो इनका एलसीएम लेना आपने. 8 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 8 और 4 का एलसीएम हो गया 8. दैट मींस नाउ द सीरीज ऑफ कॉमन टर्म्स, जो कॉमन टर्म्स की सीरीज होगी उनमें जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 8 का हो. अगला टर्म 102 के बाद कौन सा होगा, 102 प्लस 8 विच इज 110. 110 प्लस 8 इज 118 एंड सो ऑन. अब ये सबको पता लग रहा है लास्ट कॉमन टर्म जो होगा वो 498 या 498 से कम होगा. लास्ट कॉमन टर्म 498 या 498 से कम होगा. अब ये सीरीज देखो कैसे चल रही है, कहने से बिकॉज डिफरेंस इज ऑफ 8, दैट मींस वी कैन से दिस सीरीज इज ऑफ द फॉर्म एनी मल्टीपल ऑफ 8. एनी मल्टीपल ऑफ 8, इफ यू डिवाइड बाय 8 यू आर गेटिंग रिमाइंडर 6. किसी भी टर्म को आप 8 से डिवाइड करें 6 का रिमाइंडर आया. दैट मींस दिस सीरीज इज ऑफ द फॉर्म 8k प्लस 6. अब मुझे दिख रहा है 8k प्लस 6 का लास्ट टर्म कौन सा होगा, ना लास्ट टर्म. लेट्स डिवाइड 498 by 8. If I divide 498 by 8, I'll get 8 into 6 is 48. 8 into 2 is 16. 2 is the remainder. That means if I subtract 2 from here, I'll get a number which is a multiple of 8. 496 8 का multiple है. But students, if I add 6, अगर मैं 496 में 6 ऐड करूंगा, I'll cross 498. So that is not possible. देखो 496 से पहले 8 का मल्टीपल कौन सा है, 496 से पहले 8 का जो मल्टीपल है दैट इज 488. राइट, प्लस 6 किया विच कम्स आउट टू बी 494. लास्ट कॉमन टर्म इज 494. राइट, नाउ वी कैन फाइंड द सम अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एपी. नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालेंगे, है ना. नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन कैलकुलेट 494 माइनस 102 divided by common difference plus 1. This will give you the number of terms. तो ये कितना आ गया है, 392 by 8, 49 plus 1. That means there are 50 terms. Applying the formula n by 2, first term plus last term. काफी calculative है यार ये question. Right, so this comes out to be 25 into 596. Okay, 25 into 596. So students, if we calculate this, this comes out to be, I can write it as 596 into 100 by 4. ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इससे जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन. So 4 into 1 is 4, we'll get 119. 4 into 4 is 16, 149. So 14900. This is the correct answer. काफी calculative है यार. Okay, let us see the next question now. Okay, here in this question it is given that internal and external difference is 120. Internal angle is greater than external angle, मतलब internal minus external
120 है, और आई होप आप सबको पता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम हमेशा 180 होता है। तो अगर आपको ये पता है तो अब आप क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं। विल गेट ट्वाइस ऑफ इंटरनल एंगल विल बी इक्वल टू 300, मतलब इंटरनल एंगल हो गया 150, तो एक्सटर्नल कितना हो गया, एक्सटर्नल वुड बी 30। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। आई होप आप सबको पता है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल। 360 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल विल गिव यू द नंबर ऑफ साइड्स व्हिच कम्स आउट टू बी 12। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं, n इंटू n माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज n इंटू n माइनस 3/2। सो 12 into 12 minus 3, that is 9/2. So students, 6 into 9, 54 is the correct answer. I hope ये question आप सबको clear है. Okay students, so let us see the next question now. Now in this question we have that f of xy is a real valued function such that f of 3x plus 2y, 2x minus 5y is equal to 19x. We have to find the value of x for which f of x comma 2x is equal to 27. सी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये वाला है जो सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ दो टर्म्स हैं और दोनों x और y के टर्म्स में, राइट? हियर वी हैव 3x plus 2y, here we have 2x minus 5y. The final output is in terms of x, so somehow they have eliminated y. So what I did was I tried to make the कोफिशिएंट ऑफ y सेम, है ना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है y के कोफिशिएंट की वो सेम करने की कोशिश करी। सो आई मल्टीप्लाइड द फर्स्ट टर्म बाय 5, right? So I'll get 10 times y and multiplied the second term by 2. So I'll get minus of 10y. देखो पहला टर्म क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15x प्लस 10y, और दूसरा टर्म हो जाएगा 4x माइनस 10y. Now if you see, if we add both these terms, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, so we are getting the final out because 15x plus 4x will give us 19x. तो सेम पैटर्न हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। पहले वाले टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया, सो 5x, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x. On adding, it should give us the final output, which is 27. So 9x is equal to 27. That will give us x is equal to 3. So 3 is the correct answer. I hope सबको clear है. Let us see the next question now. ओके यार, ये देखो यार, ये क्वेश्चन अगर आप इसमें जनरल टर्म बनाने की कोशिश करोगे ना तो आपको काफी टाइम लगेगा। नाउ सी, दे हैव गिवन यू द ऑप्शंस, ट्राई टू यूज द ऑप्शंस इनिशियली। इफ यू सॉल्व दीज couple of terms which are given to you, you will get the idea what should be the answer. Now just see here, first term is 1. If you see the second term, this comes out to be 4/3 into 1/4, है ना, 4/3 into 1/4. So 4 gets cancelled out, we'll get 1/3. एक टर्म और कैलकुलेट करके देख लें, आपको बेटर आइडिया लगेगा। नाउ दिस थर्ड टर्म इज 1 plus 1/3 plus 1/9. Let us take LCM 9. We'll get 9 plus 3 plus 1. 14/9 into 1/16, है ना, ये आ गया। सॉरी, 13/9 into 1/16. So 13/9 into 1/16 is 13/144. Now students, you can see this third term. This third term is very small. It is not even 10%. I mean, it is not even 0.1, right? Had the numerator been 14.4, we would have got 0.1. This is less than 0.1. मतलब ये कितना आ गया, 0.09 के आसपास आ गया. See, if this term is 0.09, आगे वाले जो टर्म्स है दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ओके, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो अगर मैं पहले तीन टर्म्स को ऐड करूं, adding these first three terms, now 1 plus 1/3 is what? 1/3 is 0.33. So on adding these three terms, we are getting approximately 1.42. Now answer should be 1.42, close to 1.42. See, this is 13.5. ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, ये तो आंसर हो नहीं सकता. This is close to 1.1. This cannot be the answer. This is close to 2. Okay, this is close to, this cannot be the answer. So this has to be the answer. And even students, if you calculate it, 16/11, this is close to 1.45. And here we are getting 1.42. So this has to be the answer. तो अगर आप पहले तीन टर्म्स ही कैलकुलेट कर लेते, आप लोग को आइडिया लग जाता आंसर क्या होना चाहिए था. सो दीज वर द क्वेश्चंस, राइट? आई होप आप सबको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे. अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें. काफी मोटिवेशन मिलेगी हमें, हम आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू एवरीवन. So in this question, it is given that rectangle
is inscribed in a semicircle of radius 2 centimeters. So if the area of the rectangle is maximum, then we have to find the ratio of the sides of rectangle, basically ratio of the largest and the smallest side. So ये हमारे पास एक सेमीसर्कल है और इसमें ये हमने मान लीजिए ABCD एक रेक्टेंगल बनाई है. O इज द सेंटर, so OC इज द रेडियस. इसकी लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है. Now let us assume के जो ये AD है, ये लेट्स से इसकी लेंथ A है और ये जो पूरी लेंथ है AB, दिस इज लेट्स से B. अब क्योंकि O सेंटर है और ये रेक्टेंगल है, सो OA विल बी इक्वल टू OB. तो आप ये कह सकते हो ये B/2 होगा और ये भी B/2 होगा. अब एरिया क्या बनेगा? एरिया बनेगा हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ AB. अब ये दो वेरिएबल है बेसिकली, A और B दो वेरिएबल्स हैं. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंगल वेरिएबल्स, इधर A और B. अब उसके लिए हम यूज करते हैं ये ट्रायंगल OBC. अगर हम ट्रायंगल OBC देखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अब दिस इज आल्सो A, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो. ये बनेगा A² प्लस B² बाय 4 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से आप कह लो कि B² आपका बन गया 16 माइनस 4A². और यहाँ से आप कह सकते हो B आपका आ जाएगा, अगर मैं 4 यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस A². ठीक है, B आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस A². बेसिकली इसको मैंने क्या किया, मैंने 4 यहाँ पे कॉमन ले लिया, 16 माइनस सॉरी नॉट 16, ये बन गया 4 माइनस A². ठीक है, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 टाइम्स 4 माइनस A² का अंडर रूट. अब B की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एरिया बन जाएगा लेट्स से इट्स कैपिटल A. तो ये बन गया हमारे पास A इंटू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस A². या फिर इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हो आप, 2A इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस A². अब देखो हमें एरिया करना मैक्सिमम. तो अगर एरिया को मैक्सिमम करना है तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू A. सो जब आप डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे ये 2 आपको कॉन्स्टेंट्स को बाहर रखिए, यहाँ पे आप लगाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव. तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, A का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A इज 1 इनटू द होल सेकंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म ऐसी रहेगी. अब इसका डेरिवेटिव बेसिकली ये 4 माइनस A का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 है. ठीक है, तो पावर 1/2 जो है वो आगे आती है और ये इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 1/2 4 माइनस A² 1/2 माइनस 1, वो बन जाएगा मेरे पास -1/2. तो ये आपके पास बनेगा 4 माइनस A² अंडर रूट इन द डिनोमिनेटर, बिकॉज पावर यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा सा मैं साफ करके लिखूं, अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू A, तो ये बनेगा 1/2 4 माइनस A² 1/2 माइनस 1. ठीक है, तो ये पावर पर -1/2 हो जाएगी. अब क्योंकि पावर पर -1/2 है तो ये 1/2 4 माइनस A² पावर -1/2, ये तो यहां तक आ जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद ये सिर्फ हमने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया पूरे का. अब इसके बाद और वेरिएबल हमारा 4 माइनस A² में भी है. ठीक है, तो जब 4 माइनस A² का डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पे -2A, A² का डेरिवेटिव 2A, 4 का डेरिवेटिव इज 0 बिकॉज 4 कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A इज 0. माइनस A² का डेरिवेटिव हो जाएगा, बेसिकली A² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2A. ठीक है, तो माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे, तो -2A. और ये 2 अब कह लो इससे कैंसिल हो गया. ठीक है, तो मेरे पास इसका जो डेरिवेटिव बना ये वाला, ये 2 यहीं रखते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस A² माइनस A² हो जाएगा ये अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस A². थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 टाइम्स यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो बनेगा 4 माइनस A² डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस A². ठीक है, अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा टू गेट दैट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, हम इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं. सो इफ आई पुट दिस टू 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा. सिर्फ ऐसे बोलो आपकी, अगर ये टर्म 0 हो तो बेसिकली इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 होना चाहिए. तो 4 माइनस A² माइनस A² इज -2A². ये आपका 0 बनेगा, तो यहाँ से आपके पास A² की वैल्यू 2 आएगी, विच मीन्स A की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2.
सो ए हमारा आ गया √2। अब हमें दूसरी साइड निकालनी है, तो दूसरी साइड के लिए आप चाहे तो इस वाले पुट कर दीजिए, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ से आ ही रही है, तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 2 टाइम्स 4 माइनस ए स्क्र। तो 4 माइनस ए स्क्र इज 2, 4 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से बी आ जाएगा आपके पास 2√2। अब उसने पूछा है रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड टू द स्मॉलेस्ट। ऑब्वियसली बी बड़ी साइड है, डबल है ए का, ठीक है ना। तो जो रेशियो आएगी बी और ए की, वो आएगी 2√2 डिवाइड बाय √2। आंसर इज 2:1। सो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा आपके पास। Now in this question it is given that there are two coin collectors A and B. The number of coins collected by them per week is in the ratio 3:4. तो हर वीक जो कॉइन कलेक्ट कर रहे हैं उनकी रेशियो 3:4 है। अब आगे कह रहे हैं टोटल ऑफ ए इन 5 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। एंड द टोटल कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 24। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स विद ए एट द एंड ऑफ 1 वीक। तो बेसिकली अब ये क्वेश्चन इजी है, देखो ए और बी जो कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज इन द रेशियो 3:4। तो मान लीजिए और ये पर वीक है, ये ध्यान रखना, कलेक्टेड बाय देम पर वीक इज। तो मान लीजिए ए कर रहा है 3x कॉइन्स पर वीक और बी कलेक्ट कर रहा है लेट्स से 4x कॉइन्स पर वीक। नेक्स्ट में बोला गया है टोटल ऑफ ए इन 5 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर ए पर वीक 3x कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है तो 5 वीक में वो करेगा ए 15x और वो 7 का मल्टीपल है। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स सम ए। ऐसे ही द टोटल कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स। अब बी 3 वीक्स में कितने करेगा, वो करेगा 3 into 4x 12x कॉइन्स, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 24। तो वो 24 टाइम्स सम लेट्स से कोई और वेरिएबल लेट्स से बी है। यहां से आप कह सकते हो x की वैल्यू जो आएगी 2b है, विच मीन्स x जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक है। x इज इवन, x मुझे इवन देखना है और हमें बोला गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स विद a। तो x जो यहाँ पे आ रहा है वो एक इवन नंबर आ रहा है और हमें मिनिमम देखना है। तो यहाँ से आप कह सकते हो a कितना आएगा, a आएगा 15x/7, ठीक है। अब x एक इवन नंबर है, ऑब्वियसली a इज एन इंटीजर। अब 15 7 को सॉरी 7 जो है 15 को तो डिवाइड करता नहीं है, तो 7 जो है वो x को डिवाइड करना चाहिए, तभी ये आपके पास इंटीजर बनेगा, राइट। सो x एक इवन मल्टीपल है 7 का, तो आप कह सकते हो x इज इवन मल्टीपल ऑफ 7। x इज इवन मल्टीपल ऑफ 7। और क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, अगर मुझे देखो मुझे किसी भी वीक में नंबर ऑफ कॉइन्स जो ए के पास है उसका मिनिमम नंबर चाहिए, तो मुझे 3x की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है कि 3x शुड बी मिनिमम, ठीक है। उसके लिए x होना चाहिए मिनिमम, और x क्या है, इट इज द इवन मल्टीपल ऑफ 7। तो x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट वुड बी 14। मिनिमम ऑफ x इज 14, x इज द इवन मल्टीपल ऑफ 7, इसकी मिनिमम वैल्यू 14 है। सो a के पास मिनिमम कॉइन्स किसी भी वीक में जो हो सकते हैं दे वुड बी 3 into 14 और 42। तो 42 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। It says Rahul, Rakshita and Gurmeet working together take more than 7 days. Rahul and Gurmeet working together would have taken less than 15 days to complete the work, and they all worked for 6 days. Rakshita alone worked 3 more days to finish the work. Now, if Rakshita had worked alone, number of days to finish the job cannot be. तो देखो ये क्वेश्चन अगर मैं ऑप्शन के साथ जाऊंगा तो इट वुड बी इजियर टू चेक। अब देखो यहाँ पे हमें पता नहीं इनकी एफिशिएंसीज क्या है, कुछ नहीं पता। एक बार के लिए मान लो कि राहुल जो है ही कैन डू ए यूनिट्स पर डे, रक्षिता जो है शी कैन डू बी यूनिट्स पर डे, और गुरमीत कैन डू सी यूनिट्स ऑफ द वर्क पर डे। अब जब तीनों काम करते हैं तो दे टेक मोर देन 7 डेज। अब यहाँ पे कह रहा है राहुल एंड गुरमीत वर्किंग टुगेदर वुड हैव टेकन लेस देन 15 डेज टू कंप्लीट द जॉब, ऑल वर्क फॉर 6 डेज, देन रक्षिता अलोन अगेन वर्क फॉर 3 more days to finish the work। अब देखो अगर मैं इसको ऑप्शन से करूं, लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं 16, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि
फर्स्ट केस में वर्क कितना होगा, 6 डेज तीनों ने काम किया, तो ए ने राहुल ने A यूनिट्स, बी ने रक्षिता ने B यूनिट्स पर डे, गुरमीत ने C यूनिट्स पर डे किया। तो 6 दिन जब तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो ये बन रहा है 6 टाइम्स A प्लस B प्लस C, इतने यूनिट्स काम। देन रक्षिता ने अकेले काम किया फॉर 3 डेज, तो शी विल डू 3B यूनिट्स। तो ये टोटल वर्क है हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इट वुड बी 6 टाइम्स A प्लस C प्लस 9B। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वर्क है। अब पहला ऑप्शन उठाते हैं। अगर रक्षिता अकेले काम करती है सो शी शुड डू द वर्क इन 16 डेज। अगर पहला ऑप्शन लेके चलता हूं तो इसका मतलब 16 डेज में शी विल डू द कंप्लीट वर्क। अब वो रोज का B यूनिट्स कर रही है, तो यहाँ पे ये मेरा बेसिकली टोटल वर्क है, ये मेरा टोटल काम है। अब देखो 6 टाइम्स A प्लस C प्लस 9B, ये टोटल वर्क जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 16B। तो यहां से आप कह सकते हो 6 टाइम्स A प्लस C जो होगा दैट वुड बी 7B। ठीक है, और ये आप यहां से कह सकते हो कि A प्लस C की जो एफिशिएंसी दैट इज 7/6 टाइम्स B। ठीक है, अगर एफिशिएंसी 7/6 है तो आप ये कह सकते हो A एंड C क्या है, A एंड C आता राहुल एंड गुरमीत। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि राहुल और गुरमीत वो कितना टाइम लेंगे, कितना टाइम लेंगे, वो लेंगे, अगर एफिशिएंसी 7/6 है देन दे विल टेक 6/7 टाइम टेकन बाय रक्षिता। अब रक्षिता इस केस में टाइम ले रही है 16 डेज, तो ये लोग लेंगे 96/7 जो 15 से कम है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है कि 15 से राहुल और गुरमीत मिलके लेंगे 15 डेज से कम, वो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। अब चेक करते हैं कि क्या ये सब मिलके 7 डेज से ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, ये भी चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब अब देखो, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर मैं राहुल और गुरमीत को इकट्ठा रख लेता हूँ कि राहुल प्लस गुरमीत, ठीक है, ये ले रहे हैं टोटल 96/7 डेज, और रक्षिता ले रही है टोटल 16 डेज। अब आप काम मान लीजिए कि जो काम है वो 96 यूनिट्स है। ठीक है, तो इसको लगते हैं फिर 7 डेज, या ये कर रहा है 7 यूनिट्स पर डे, सॉरी 96 यूनिट काम अगर पूरा मान लेता हूं मैं, और अगर ये 96/7 डेज ले रहा है, इसका मतलब ये कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 7 यूनिट्स पर डे, ये कर रही है एट द रेट ऑफ 6 यूनिट्स पर डे, टोटल कर रहे हैं मिलके 13 यूनिट्स पर डे। ठीक है, और जब इकट्ठे करेंगे तो दे विल टेक 96/13, सो दे विल टेक मोर देन 7 डेज। ठीक है ना, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो 16 इज अ पॉसिबल वैल्यू। रक्षिता कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, तो वो पॉसिबल है। हमें पूछा गया कौन सा पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन विच इज 20। अब मुझे 16 तो पता है कि ये पॉसिबल है, तो मुझे सारा ये इरेज करना पड़ेगा। और अगर 20 लेते हो तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपके पास 20 आएगा। क्या, अगला सारा ये हटा देते हैं यहाँ पे। अगर मैं 20 डेज लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये रक्षिता अकेले 20 डेज में काम कर रही है, तो यहाँ पे आएगा ये टोटल वर्क है जो इन्होंने किया है। ठीक है, और दैट वुड बी इक्वल टू 20B। तो यहाँ से आप कह सकते हो 6 टाइम्स A प्लस C आएगा आपका 11B। तो A प्लस C यहाँ पे आ जाएगा 11/6B। ठीक है, विच मीन्स इस केस में क्योंकि A प्लस C की एफिशिएंसी राहुल और गुरमीत की एफिशिएंसी 11/6 टाइम्स है रक्षिता के, सो राहुल और गुरमीत दे विल टेक 6/11 द टाइम टेकन बाय रक्षिता। ठीक है, वो कितना है यहाँ पे, वो हम 20 मान के चल रहे हैं, तो वो बन गया 120/11। इस केस में राहुल और गुरमीत जो है वो 120/11 डेज ले रहे हैं, और रक्षिता ले रही है यहाँ पे टोटल 20 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये 20 डेज ले रही है तो टोटल वर्क यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल जो वर्क है वो है, अब इनका एलसीएम मान लीजिए, मान लो टोटल वर्क जो है यहाँ पे वो 120 यूनिट्स है। इस केस में ये कर रहा है 11, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 11 यूनिट्स पर डे। ठीक है, और ये कर रही है 6 यूनिट्स पर डे, टोटल इन्होंने कर दिया 17 यूनिट्स पर डे। अगर टोटल 17 यूनिट्स कर दिया तो टाइम कितना लगेगा, 120/17। अब ये भी 17 7 119, तो ये मोर देन 7 डेज अभी भी आ रहा है, ये अभी तक भी मोर देन 7 डेज बन रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो पॉसिबल, सेकंड वाला भी पॉसिबल है, रक्षिता 20 दिन में भी कर सकती है। अब थर्ड लेके चलते हैं 21।
अगर 21 है, हम इसको फिर से रेज करते हैं। तो ये बन गया यहाँ पे 21B। ठीक है, बी यूनिट्स पर डे के हिसाब से 21 डेज में 21B कर देगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो 6 टाइम्स A प्लस सी आपका बनता है 12B। तो इसका मतलब A प्लस सी जो है वो बन रहा है 2B। तो यहाँ पे A प्लस सी की एफिशिएंसी जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ B। तो इसका मतलब अगर रक्षिता 21 दिन ले रही है तो ये, क्योंकि इनकी ट्वाइस एफिशिएंसी है, तो ये लेंगे 10.5 डेज। अब 10.5 और 21, इस केस में अगर आप टोटल वर्क हम मान के चलें, तो इनका अगर एलसीएम लेके चलूंगा तो लेट्स से जो टोटल वर्क है वो है 21 यूनिट्स। तो मान लो कि टोटल वर्क जो है वो 21 यूनिट्स है। तो ये करेंगे मिलके 2 यूनिट्स पर डे और ये करेगी 1 यूनिट पर डे। अब इस केस में टोटल ये करेंगे 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, और 21 यूनिट्स करने के लिए लगेंगे 21/3 7 डेज, एग्जैक्टली 7 डेज। जबकि क्वेश्चन कह रहा है टुगेदर दे हैव टेकन मोर देन 7 डेज, पर इस केस में जब इकट्ठे कर रहे हैं तो 7 दिन लग रहे हैं, राइट, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब रक्षिता अगर अकेले काम करेगी देन शी कैन नॉट डू द कंप्लीट वर्क इन 21 डेज। सो 21 आंसर नहीं हो सकता। So in this question, it is saying that a quadratic equation is given to you, x square plus bx plus c is equal to 0. It has two real roots. Difference between the reciprocal of roots is 1/3 and sum of the reciprocals of squares of roots is 5/9. Question is asking about the largest possible value of b plus c. So देखो, इक्वेशन में ये दे रखी है x square plus bx plus c is equal to 0. Has two real roots. तो रूट्स मान लीजिए अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा आर रूट्स। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। तो आपको 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा दिया है। ठीक है, एंड दिस इज गिवन 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। अब देखो, हमारे पास बीटा माइनस अल्फा नहीं पता, हमें रूट्स का डिफरेंस नहीं पता, हमें रूट्स का सम पता लग सकता है। ठीक है ना, और क्या दिया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। रेसिप्रोकल्स ऑफ इसका स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब ये दिया हुआ 5/9। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। नाउ सम ऑफ रूट्स मुझे पता है यहाँ से आ रहा है माइनस बी, उसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स इज सी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी, सो माइनस 2c अपॉन नीचे बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 रख लेंगे, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये बनेगा 9b स्क्वायर माइनस 18c इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। गिव दिस नंबर 2। अब नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, नंबर 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब नंबर 1 के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे साइड पे लिखूं इसको थोड़ा सा, इसका स्क्वायर करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, और हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहां से बीटा प्लस अल्फा इट इज द सम ऑफ रूट्स, जो माइनस बी है उसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर बनेगा माइनस, इसको ऐसे रख लो इज इक्वल टू 4c। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यहाँ से बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4c, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास बनेगा 9b स्क्वायर माइनस 36c इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 9b स्क्वायर माइनस 36c इज इक्वल टू सी स्क्वायर। लेट्स नंबर, इसको नंबर 3 दे देते हैं। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 3 कर दो एक बार, तो 2 - 3 करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 18c इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो या 9c इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, या फिर आप कह लो 2c स्क्वायर माइनस 9c इज इक्वल टू 0, c कॉमन ले लिया,
और 2c माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c की वैल्यू या 0 आएगी या फिर c की वैल्यू 9/2 आएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ b प्लस c, तो लार्जेस्ट के लिए c इज इक्वल टू 0 को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू टेक c इज इक्वल टू 0, लेट्स अज्यूम कि आप इसको नंबर 3 2 पुट करो या नंबर 3 पुट करोगे, यू विल अगेन गेट b आल्सो 0। ठीक है, तो b को भी 0, b भी 0 बन जाएगा। सो क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, सो वी विल टेक c इज इक्वल टू 9/2, राइट, डिस्कार्डिंग द 0। अब c इज इक्वल टू 9/2 आपकी मर्जी है, यू कैन पुट इन द नंबर इक्वेशन नंबर 2 और 1, 2 और 3 कहीं भी पुट कर लीजिए इसको, आपको b मिल जाएगा। सो लेट्स से हमने इसको 2 में पुट किया, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, यहाँ पे करते हैं इसको, इक्वेशन 2 में अगर मैं इसको पुट करूँ तो ये बनेगा मेरे पास 9b² माइनस 18 टाइम्स 9/2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 81/4। ठीक है, तो ये बन गया 9b² माइनस यहाँ से हो जाएगा आपके पास 81 इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास 405/4। ठीक है, तो ये बन गया 9b² इज इक्वल टू 405/4 प्लस 81, या फिर 405 प्लस 324। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 9b² मेरा बन रहा है 729/4, और b² हमारा बन गया 81/4, और b बन गया यहाँ से अगेन b प्लस माइनस आएगा। ठीक है, बट हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो 9/2 लेके चलते हैं, राइट, आएगा प्लस माइनस में, लेकिन हमें क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई है b प्लस c की, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट टू बी पॉजिटिव। अब पूछा क्या है, अब c की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 9/2, b की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 9/2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b प्लस c is 9/2 plus 9/2, so it has to be 9, so 9 is the right answer for this question।